नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात तिवारी और सार्थक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज एक बार फिर से हम बात करने वाले हैं जीके पार्ट सुपरफास्ट रिवीजन यूपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड 3000 प्लस वन लाइनर क्वेश्चन के पार्ट 8 में कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। हमारा ऐसा मानना है कि एग्जाम के लास्ट मोमेंट में जब आपके पास इतना समय नहीं होता कि आप अपने पाठ्यक्रम को सही तरीके से रिवाइज कर सकें, तो वन लाइनर फैक्ट्स के माध्यम से तैयारी करना एक बेहतरीन रणनीति हो सकती है। और निश्चित तौर पर इस अभ्यास के द्वारा आप एग्ज़ाम के दौरान अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में अपने को कहीं बेहतर पाएंगे। इस पूरी सीरीज़ में हमारा प्रयास रहता है कि ऐसे ही फैक्ट्स आपसे शामिल किए जाएं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से या तो इम्पोर्टेंट है या पिछले प्रश्न पत्र में पूछे गए और वहाँ से भी आगे क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। तो इस तरीके से यूपीएससी पार्ट की अब तक की जो सीरीज़ है सबसे अधिक महत्वपूर्ण है आप लोगों की तैयारी के लिए, और निश्चित तौर पर इससे आप अवश्य लाभान्वित होंगे, ऐसा हम उम्मीद ही नहीं पूरा विश्वास करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दें कि अगर अभी तक आपने सार्थक क्लासेस ऐप नहीं डाउनलोड किया है तो आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ ऐप में उपस्थित स्टोर सेक्शन को विजिट करके आप कंप्लीट ई बुक, ऑनलाइन टेस्ट या कंप्लीट कोर्स के माध्यम से भी अपनी बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। तो आप कहीं भी आपको पूरे सिलेबस के लिए जो यूपीएससी का सिलेबस है उसके लिए भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये जो भी कोर्स तैयार किया गया है आपके माध्यम से, आपका जो यूपीएससी का सिलेबस है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करते हुए तैयार किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और शुरुआत करेंगे पहले पॉइंट से। देखिए, इससे पहले जो 350 पॉइंट है वो ऑलरेडी कवर किए जा चुके हैं, जिसके वीडियोज आपको सार्थक क्लासेस यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर आपको सारे क्रम से मिल जाएंगे, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। और पहला पॉइंट है सीपीयू के 3 घटक है। कौन कौन से घटक हैं? तो यह है कंपोनेंट्स। पहला एएलयू, सीयू और मेमोरी यूनिट। एएलयू क्या कार्य करता है? यानी अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, जिसका फुल फॉर्म होता है, और ये फुल फॉर्म कई बार पूछा भी गया है एग्जाम में। अंकगणित और जो तर्क संबंधी संक्रियाएं होती हैं उसको संपादित करने का कार्य जो है एएलयू करता है। जबकि कंप्यूटर की जो नियंत्रण इकाई है वो कंट्रोल यूनिट होती है। और तीसरा कंप्यूटर की मेमोरी का पार्ट होता है, जिसको हम मेमोरी यूनिट या एमयू के शॉर्ट फॉर्म से भी जानते हैं। कंट्रोल यूनिट की अगर हम बात करें तो कंट्रोल यूनिट की कार्य क्षमता को किलोहर्ट्ज, मेगाहर्ट्ज और गीगाहर्ट्ज आदि में मापा जाता है, जबकि प्रोसेसर की कार्यप्रणाली को बिट के आधार पर मापा जाता है, जैसे कि 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट या 64 बिट, जैसा हम लोग सुनते आए हैं। अब बिट के विषय में थोड़ा सा और जानकारी ले लेते हैं कि हर एक बिट में 2 भाग होते हैं, 2 मान होते हैं, और ये मान 00 या 01, 10 या 11 हो सकते हैं। तो इस तरीके से 2 मान होते हैं, 0 और 1। इस प्रकार से 32 बिट में अगर हम बात कर लें तो कुल 232 तक के मान होते हैं, अर्थात जो 32 बिट प्रोसेसर है वो एक समय में कुल 232 तक के आंकड़ों पर कार्य करने में सक्षम होता है। अब अगर प्रोसेसर की बात करें तो एक प्रोसेसर में जितने अधिक बिट होंगे उनके कार्य करने की क्षमता और सटीकता उतनी ही प्रभावशाली होगी। 32 बिट प्रोसेसर 64 बिट क्षमता के ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन पर कार्य नहीं कर सकता है, यानी कम बिट का जो प्रोसेसर होगा वो अधिक बिट क्षमता के जो ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन उस पर कार्य नहीं करेगा, जबकि अधिक बिट क्षमता वाले जो भी प्रोसेसर है वो कम बिट के जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन है उस पर काम करेगा। यही आगे दिया कि जबकि 64 बिट प्रोसेसर 32 बिट और उससे कम क्षमता तक के ऑपरेटिंग सिस्टम एवं एप्लीकेशन पर कार्य कर सकता है। तो थोड़ी सी जानकारी हो गई कंप्यूटर आईसीटी संबंधी। अब सौरमंडल का एक पॉइंट ले लेते हैं। सौरमंडल का जो सबसे गर्म ग्रह है वो शुक्र है। वैसे बुध को होना चाहिए, क्योंकि सूर्य के जो सबसे निकट का ग्रह है वो बुध है, जैसा आप लोग जानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं, उसको भी देख लेते हैं नज़र में। यदि बुध ग्रह सूरज के सबसे निकट है इसलिए इसे सबसे गर्म होना चाहिए, परंतु सूरज के सर्वाधिक निकट होने के कारण ही उसका जो वायुमंडल है वो नष्ट हो चुका है। जबकि शुक्र के वायुमंडल में मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड है जो एक तरफा रास्ते का काम करती है, यानी वन वे का वर्क करता है, जिसके कारण क्या होता है कि सूरज की गर्मी शुक्र के वायुमंडल में प्रवेश तो कर जाती है लेकिन वहाँ से निकल नहीं पाती, जिस कारण शुक्र जो है एक तरह से भट्टी के रूप में परिवर्तित हो जाता है। यही कारण जो है सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। और अगर शुक्र के ग्रह की सतह के तापमान की बात कर लें तो यह लगभग है 462 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 450 से भी अधिक टेम्परेचर है शुक्र ग्रह का। एक अनुमान आप लगा सकते हैं कि गर्मियों में जब हम लोग यहाँ टेम्परेचर 40 के ऊपर जाता है तो क्या हालत होती है, और उससे भी जो है 11 गुना अधिक टेम्परेचर। तो बिल्कुल जीवन की कोई संभावना नहीं बनती हुई दिखाई देती शुक्र ग्रह पर। अगला पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। प्रश्नावली जो रिसर्च है उसमें प्रश्नावली के कौन कौन से दोष होते हैं
तो यहाँ से देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि उसमें से आपको कुछ ऑप्शन दे दिया जाए और पूछ लिया जाए कि इनमें से कौन सा प्रश्नावली का दोष नहीं है, या प्रश्नावली के दोष के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए और बाद में कूट मिलान दे दिया जाए कि इनमें से कौन कौन से जो है प्रश्नावली के दोष हैं। तो प्रश्नावली के दोष की बात कर लें तो अनुसंधान की सहायता का अभाव होता है, क्योंकि इसमें प्रश्नावली आप भेज देते हैं और चूंकि ये रिटर्न में होता है तो इसका जवाब जो एक शिक्षित व्यक्ति ही दे सकता है, इसलिए प्रश्नावली केवल शिक्षितों का अध्ययन संभव है। प्रश्नावली के द्वारा अस्पष्ट लेख, अपूर्ण सूचना, सूक्ष्म एवं गहन अध्ययनों में अनुपयुक्त और सार्वभौमिक प्रश्न असंभव। तो ये कुछ प्रश्नावली के दोष हैं। अजोला जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है धान फसल के लिए। स्वतंत्रता के समय भारत में केवल एक राष्ट्रीय स्तर का लोक निगम था और यह निगम था भारतीय रिजर्व बैंक, जिसकी स्थापना 1935 में हुई थी। परंतु अगर हम वर्ष 1951 में जो प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई थी उसके समय की बात करें तो उस समय देश में 5 लोक उपक्रम थे और यह उपक्रम थे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दामोदर घाटी निगम, पुनर्वास वित्त निगम, औद्योगिक वित्त निगम तथा कर्मचारी राज्य बीमा निगम। देखिए मैंने इंग्लिश ट्रांसलेशन भी दिया है ऐसे अभ्यर्थी जो इंग्लिश मीडियम से हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि मेरा जो मीडियम है वो हिंदी में ही मैं कंफर्ट करता हूँ, क्योंकि लगातार हिंदी की ही प्रैक्टिस में हूँ मैं। तो ट्रांसलेशन जो मैंने किया थोड़ा जल्दबाजी में किया, तो हो सकता है अगर कहीं पर मिस्टेक आपको मिले तो प्लीज़ उसे इग्नोर कीजिएगा। ये मान के कि हमारा जो बौद्धिक स्तर है वो आपसे थोड़ा सा कम है। और नहरों द्वारा देश के कुल सिंचित क्षेत्र का सर्वाधिक भाग उत्तर प्रदेश में है। लिटिल कमेंटेरी नामक पुस्तक में 1514 ईस्वी में कापरनिकस के अनुसार सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में तथा पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती। और ये जो कापरनिकस ने इस तथ्य को दिया था कि ब्रह्मांड जो सूर्य है वो ब्रह्मांड के केंद्र में और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है 1514 में, इससे भी लगभग 1000 साल पूर्व जो भारतीय गणितज्ञ थे, खगोलविद थे, जैसा आप लोग जानते हैं कि वराह मिहिर, उन्होंने बताया था कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है और पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा लगाती है। तो इस तरह के जब हम फैक्ट्स देखते हैं, अपने इतिहास को देखते हैं, तो एक तरीके से गौरवान्वित होने का हमें अवसर मिलता है, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि जितने भी पाश्चात्य विद्वान हैं उन्होंने भारत को कहीं ना कहीं कम ही आंका है और भारत में जो खोज हजारों साल पहले हो चुकी थी उसको बाद में खोज करके और उन्होंने अपनी वाहवाही लूटी। तो ये एक अच्छा फैक्ट है हम लोगों के लिए, गौरवान्वित करने वाला। अगला फैक्ट है प्रोफेसर पीवी यंग ने 2 तरह की प्रश्नावली का उल्लेख किया और यह प्रश्नावली कौन सी है? संरचित प्रश्नावली और अनसंरचित प्रश्नावली, यानी स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनायर और अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनायर। सामग्री विश्लेषण अब लिखित मानवीय संचार जैसे कि पुस्तक, चित्रकला, कानून इत्यादि का अध्ययन है और ये परिभाषा दी थी एल बेबी ने। बेरोजगारी का सबसे विभत्स रूप कौन है? खुली बेरोजगारी। खुली बेरोजगारी जैसा आप लोग जानते हैं कि एक ऐसी बेरोजगारी जिसमें एक व्यक्ति के पास किसी भी प्रकार का कार्य नहीं होता है, पूर्णतः वर्क विहीन हम कर लें, कार्य विहीन कर लें तो ज़्यादा आसान रहेगा। भारतीय अर्थव्यवस्था का मूल आधार जैसा आप लोग जानते हैं कि कृषि है। राष्ट्रीय कृषक आयोग का गठन वर्ष 2004 में डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन की अध्यक्षता में हुआ था। इंडिया विंस फ्रीडम यह आत्मकथा है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी की। भारत का राष्ट्रकवि माना जाता है मैथिली शरण गुप्त को। इरविन के सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था। देखिए हम लोग तो जानते हैं कि साइमन कमीशन का इसीलिए विरोध हुआ था कि उसमें एक भी भारतीय नहीं था, लेकिन किसने ऐसी सिफारिश की थी कि उसमें भारतीयों को न रखा जाए? तो यह जो उपज थी माइंड की, खुराफाती उपज, वो इरविन की थी। वैसे भी जितने भी अंग्रेज हैं उनके लिए जो लॉर्ड शब्द लोग यूज़ करते थे, मैं लॉर्ड शब्द का यूज़ नहीं करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी नहीं करेंगे। यूजीसी एक्ट 1956 के अंतर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अंतर विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की गई थी और यह की गई थी कर्नाटक के बेंगलुरु शहर में। इकोलॉजी अर्थात पारिस्थितिकी शब्द का प्रथम प्रयोग 1866 में जर्मन जीव वैज्ञानिक थे जिनका नाम था अर्नेस्ट हैकर ने अपनी पुस्तक, उनकी एक पुस्तक थी जनरल में, उसका नाम था, मतलब जर्मनी भाषा में थी, जनरल मोर्फोलॉजी देर ऑर्गेनिज्मेन में किया था। संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, जिससे लोग जानते हैं कि मौलिक अधिकारों को। मोहम्मद इकबाल का कथन था कि नेहरू एक राष्ट्रपति हैं जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ हैं। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है। धार्मिक विभिन्नताओं और मतभेदों को दूर करने के लिए संपूर्ण देश में एकता और सामंजस्य की स्थापना करने के उद्देश्य से अकबर ने 1582 में एक नए धर्म की स्थापना की थी जिसको हम लोग दीन इलाही के नाम से जानते हैं। और दीन इलाही धर्म को अपनाने वाला पहला जो व्यक्ति था वो बीरबल था और संभवतः ये आखिरी व्यक्ति भी दीन इलाही था। आखिर दीन इलाही धर्म क्यों असफल हुआ, इस पर भी आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। वैसे देखिए ये पॉइंट हमने इसलिए लिया है कि वैसे आपके यहाँ डीप में इतिहास तो नहीं, लेकिन भारतीय संस्कृति की विशेषताएं और दीन इलाही से संबंधित एक क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा गया था, तो ये थोड़ी सी जानकारी
इस धर्म से लेना आवश्यक था। आर्यों का आक्रमण सिंधु सभ्यता के विनाश का कारण है, ये कथन दिया था गार्डन चाइल्ड ने। सम्राट कनिष्क के राजकवि अश्वघोष बौद्ध धर्म के कट्टर अनुयायी थे। बेस नगर में स्थित गरुड़ स्तंभ का निर्माण करवाया था हेलियोडोरस ने। भारतीय और फारसी चित्रकलाओं का संगम थी मुगल चित्रकला शैली। मौर्यकालीन वास्तुकला की महत्वपूर्ण देन है स्तूप। मूल संविधान में 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और साथ ही साथ 8 अनुसूचियाँ थी। वर्तमान में शायद 12 अनुसूचियाँ हैं। और देखिए इंग्लिश में थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको इग्नोर कीजिएगा, आप 8 समझिएगा इसको। अनुच्छेद 171(1) के अनुसार राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी, परंतु किसी राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की संख्या किसी भी दशा में 40 से कम नहीं होगी। ये तो फैक्ट्स है, लेकिन इसमें 2 अपवाद हैं और वो 2 अपवाद कौन से राज्य? गोवा और सिक्किम। गोवा और सिक्किम दोनों में ही 40 से कम विधान परिषद के सदस्यों की संख्या है। वर्तमान में कितनी, ये आप अपडेट कर लीजिएगा। कटक शहर स्थित है महानदी के तट पर। प्रसिद्ध गांधीवादी विचारक हरिभाऊ उपाध्याय द्वारा 1927 में त्याग भूमि नामक अखबार का प्रकाशन शुरू किया गया था। सिक्किम देश का पहला राज्य था जिसने 1998 में प्लास्टिक का इस्तेमाल पूरी तरह से बंद कर दिया था और उसी के कुछ वर्ष बाद जो है प्लास्टिक की जो बोतलें थी उसका भी इस्तेमाल करना सिक्किम ने बंद कर दिया था। लेकिन अगर हम प्लास्टिक बैग यानी पॉलीथीन जो बैग होते हैं उनकी बात करें तो प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य हिमाचल प्रदेश था। और ये हिमाचल प्रदेश प्रीवियस ईयर में शायद पूछा गया था किसी पेपर में। अब देखिए चूंकि हम प्लास्टिक की बात ही कर रहे हैं तो हो सकता है कि जो आपका एग्जामिनर वो प्रीवियस ईयर पेपर का बेस बना ले कि भाई चलिए इस बार प्लास्टिक का पूछा था तो कुछ और प्रश्न पूछ ले, प्लास्टिक खोज क्या की थी या वर्तमान में सरकार क्या कर रही है प्लास्टिक संबंधित। क्योंकि प्लास्टिक का मुद्दा ऐसा है कि आपका करंट में भी आ सकता है और जाके आपके इन्वायरमेंट सेक्शन को भी टच करता है। तो प्लास्टिक से कुछ फैक्ट्स हमने आपके लिए कलेक्ट किए हैं। अगर मैं गलत नहीं हूं तो मेरा ये आविष्कार यानी बैकेलाइट भविष्य के लिए एक अहम साबित होगा। ये कथन किसका था? ये कथन था बेल्जियम मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक लियो बेकलैंड का। बेकलैंड को ही प्लास्टिक का आविष्कारक माना जाता है। इन्होंने यह कथन इनका प्रकाशित हुआ था 11 जुलाई 1907 को इनके एक जर्नल में। अब देख लेते हैं भारत सरकार प्लास्टिक पे क्या कार्य कर रही है। तो केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2022 से 2 चरणों में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध का प्रस्ताव रखा है और ये खबर है मार्च 2021 की। संभवतः 30 सितंबर 2021 से पॉलीथीन की थैलियों की मोटाई 50 माइक्रोन से बढ़ाकर 100 माइक्रोन करने का भी फैसला लिया गया है। फिलहाल अगर हम बात करें तो देश में 50 माइक्रोन से कम के पॉलीथीन बैग पर पूर्णतः प्रतिबंध है। 2 चरणों में सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगाने की योजना है। पहले चरण की अगर बात करें तो यह 1 जनवरी 2022 से कुछ प्लास्टिक की वस्तुएं जैसे कि प्लास्टिक के झंडे, गुब्बारे और कैंडी स्टिक बैन होंगी और इसके बाद 1 जुलाई 2022 से प्लेट, कप, ग्लास, कटलरी के अंतर्गत आने वाले सामान जैसे प्लास्टिक वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव भारत सरकार का है। लोकसभा सचिवालय लोकसभा के अध्यक्ष के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण में आता है और एक विद्वान थे खेरा। तो खेरा के अनुसार लोक उपक्रमों का निम्न वर्गीकरण किया गया है। यानी खेरा के अनुसार से कौन कौन से लोक उपक्रम हो सकते हैं तो यह है केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त कार्य उपक्रम, राज्य सरकारों का उपक्रम, केंद्र सरकार के उपक्रम और सरकारी एवं निजी क्षेत्रों के संयुक्त उपक्रम। ये फैक्ट्स इसलिए शामिल है क्योंकि आपकी इकाई 6 में उद्योग व्यापार से संबंधित भी आपके सिलेबस में दिया है, इसलिए इस फैक्ट को देखना और इससे संबंधित कुछ अन्य फैक्ट को देखना भी जरूरी है। 1916 ईस्वी में कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग का संयुक्त अधिवेशन हुआ था लखनऊ में। भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण विभाग ग्रेट डेटा बुक नाम से लुप्त प्राय पौधों की सूची प्रकाशित करता है। 1972 तक भारत का राष्ट्रीय पशु कहा जाता था सिंह को और 1994 में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था जिसका उद्देश्य शिक्षा के स्तर में सुधार लाने, सभी को शिक्षा दिलाने और समाज के विभिन्न वर्गों में असमानता कम करने का प्रयास करना था। एशियाई खेल जिसे एशियाड के नाम से भी जाना जाता है, इनकी शुरुआत का श्रेय दिया जाता है भारत के प्रोफेसर GD सोडी जी को। रामायण तथा महाभारत का कुकड़ी भाषा में अनुवाद किया था कृष्णदास शर्मा ने और प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन दिल्ली में किया गया था और उसके बाद 1982 में पुनः एशियाई खेलों की मेजबानी दिल्ली ने की थी। एशियाई खेलों के नवीनतम संस्करण की अगर बात करें तो हाल ही में जो हुआ 2018 में इंडोनेशिया के जकार्ता और पालेम्बांग नगरों में संपन्न हुए हैं एशियाई खेल और अगला संस्करण जो 2022 है वो होना प्रस्तावित है चीन के हांगझोंग शहर में। किसने बाल गंगाधर तिलक को भारत में अशांति का जन्मदाता कहा था? तो वैलेंटाइन सिरोल या सिरोल जो भी आप कह लें। देखिए जो सिरोल जी हैं ये अशांति शब्द का बहुत यूज करते थे और शायद मैंने आपको किसी पिछले वीडियो लेक्चर में इस बात को शामिल भी किया था। इन्होंने एक ने कई लोगों को अशांत के नाम से जो है संबोधित किया था।
तो एक बार अगले वीडियो में फिर कोशिश करूँगा जो है इसको शामिल करूँ, इससे संबंधित जो भी फैक्ट्स हैं। तो ये 50 पॉइंट थे आज के वीडियो में। देखिए ये जो मैं वन लाइनर बना रहा हूँ तो आपको फिर से बता दूँ, चूँकि आपको पेपर आता है वो एक क्रम में नहीं आता है, मिक्स आता है, इसीलिए इसमें जो पॉइंट है वो सारे मिक्स है सभी यूनिट से। अगर आप यूनिट वाइज तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए जो सार्थक क्लासेस के नोट्स हैं उनका आप अवलोकन कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, हम आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।